सो हे व्हाट्सअप गाइस, सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के भीतर। तो आज के इस वीडियो के भीतर हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है चैप्टर 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके बोर्ड्स के भीतर पूरे 5 नंबर का आने वाला है। इसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाला है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लिगेंड वगैरह सब कुछ फलाना ढिमकाना हम लोग छोटी छोटी क्लासेस के भीतर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? अब देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, जिनमें से एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दूसरा एटम होता है इलेक्ट्रॉन पुअर। तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम क्या करेगा? अपने पास जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको बी को ट्रांसफर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन रिच एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिच एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा अपने पास से दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पुअर एटम है उसके लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, the bond which is formed by donating electron pair through an atom into vacant orbital or other vacant orbital of other atom। ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से थ्रू एन एटम, एक एटम से दूसरे एटम की ऑर्बिट में, जिसकी ऑर्बिट वैकेंट हो। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद लोग फर्दर बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। द कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। अब ये सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड क्या होता है? तो सेंट्रल मेटल एटम तो ये होता है, इसके हम लोग फर्दर आगे डिटेल में टॉपिक बात करेंगे, और ये होता है लिगेंड। तो ऐसा कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, जैसे कि CONH3 का हॉल 6 हो गया और ब्रैकेट के बाद Cl3। तो ये तो इसमें क्या होता है? ये तो होता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और ये इसके साथ जो अटैच होता है, ये इसके साथ में जो अटैच हो रहा है यहाँ पे NH3, ये यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे हो गया लिगेंड, और ये CO है जो यहाँ पे, वो हो गया सेंट्रल मेटल एटम। तो ऐसा कंपाउंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बन रहा है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले रखा है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ये जो हम लोगों ने, अब देखो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, एक सेकंड आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं इसको ना। अब ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रख लो। ये इस काउंटर आयन को अगर हम लोग हटा दें, तो काउंटर आयन को हटा के ये जो बॉक्स बचता है, इस पूरे बॉक्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के भीतर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि यहाँ पे ये Fe है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो बॉक्स है, ये कोऑर्डिनेशन बॉक्स है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसके बीच में दो चीज़ें होती हैं। ये Fe है, वो है सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो CN6 है, CN का होल 6, ये है, ये क्या होगा? ये होगा लिगेंड, ये हो जाएगा अपना लिगेंड। ठीक है ना, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो प्रेजेंट है वो होता है काउंटर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग अब डिटेल में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब तुम लोग समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये होता है, देखो ये वाला बॉक्स, द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स बोथ आर प्रेजेंट। CA में लिख लिया हमने सेंट्रल मेटल एटम को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा पार्ट जिसके भीतर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अब ये जो बॉक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे ये CONH3 3+ FeCN2 4+ NiCO का NiCO4। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे किसके? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं? द मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड बाउंड थ्रू ए फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको देखो, मैं आप लोगों को ऊपर समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। एक सेकंड PDF खोलने दो। हाँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके थ्रू समझा देता हूँ कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम होते हैं द सेंट्रल मेटल एटम, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही पार्ट होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम वो होते हैं जो कि लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं? ये लिगेंड पर से क्या करते हैं? बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा? अल्सो कॉल्ड ल्यूइस एसिड। इनका एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो इनको ल्यूइस एसिड भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। सेंट्रल मेटल क्या होते हैं? द मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड बाउंड थ्रू फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उन पर से इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होते हैं? तो लिगेंड होते हैं द मॉलिक्यूलर आयन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लिगेंड क्या कर रहे थे यहाँ पे? हमारा काम, लिगेंड यहाँ पे क्या कर रहे थे? लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। अब ये जैसे CN यहाँ पर लिगेंड है, CN, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ।
तो सी एन यहाँ पे क्या है, सी एन यहाँ पे लिगेंड है, तो सी एन एफ को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो इनका अब नेचर कैसा हो जाएगा, बताओ बताओ। इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, इनको कह सकते हैं ल्यूइस बेस बिकॉज इट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। मतलब लिगेंड्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लोग लिगेंड्स क्लासिफिकेशन करते हैं। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन वन टाइम। डेंसिटी क्या होती है, सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भीतर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भीतर डेंसिटी का मतलब ये है कि कितने एटम ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। अगर एक एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो डेंसिटी 1। अगर 2 एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं तो डेंसिटी 2। अगर 3 एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं तो डेंसिटी 3। ये सिंपल दिमाग में रख लो। ठीक है ना। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड बाय विच फॉर्म कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इन वन टाइम। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो, बाकी कोई इसमें लफड़ा है नहीं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे टॉपिक आता है मोनोडेंटेड। मतलब ये डेंटेड जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, डेंटिसिटी, उसी का टाइप है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब जिनकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब उनके भीतर एक ही एटम प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। अब इसके बाद ये जो टेबल है पूरी की पूरी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी है ये टेबल, देखो पूरी इस टेबल के भीतर 20 मैं आप लोगों को जो कि फॉर्मूलाज हैं वो लिखवाने, फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, ये आप लोगों को याद करने ही करने हैं। डेंसिटी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा लिगेंड जिसके भीतर एक ही एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बस ये दिमाग में याद रख लो। डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब है कि लिगेंड में से एक ही जो एटम है वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे कि अब ये CO है, अब CO में से एक ही जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो कार्बन करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा। ठीक है ना। इसमें से वैसे ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन नहीं करता। अब NH3 में क्या होगा, N जो कि है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, H3 नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट। H2 में क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H2 नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे मोनोडेंटेड के। मोनोडेंटेड मतलब जिनकी डेंसिटी 1 हो, ऐसे लिगेंड्स जिनमें से सिर्फ एक ही एटम जो कि है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उन्हें हम मोनोडेंटेड बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो पूरे हैं आपको याद रखने ही रखने हैं। ये जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो चाहे से आप, या फिर आप कुछ भी लेके रख सकते हो। इनको लिख लो अपने पास, आपकी नोटबुक में आपके टीचर ने जरूर से बनवाए होंगे। ये बिल्कुल आप लोगों को इस क्लास के बाद याद करने हैं, तो करने हैं, तभी आप लोग फर्दर जो आगे चैप्टर है उसको याद रख पाओगे। ठीक है ना। तो इसके बाद ये टेबल हमारी खत्म होती है यहाँ पे। इसके बाद आता है डाइडेंटेड और बाइडेंटेड और डाइडेंटेड में क्या होगा, जिनकी डेंसिटी 2 होती है। डेंसिटी 2 होने का मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके भीतर 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके भीतर 2 एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। मतलब जैसे कि 2 एटम हैं तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल हो जाता है EN का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बिल्कुल ये लगा लो कि पेपर में अगर कोई चीज़ें आएंगी ना तो वो यही चीज़ें आने वाली हैं तुम्हारे पेपर में। इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, या फिर इसको हम लोग एक फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। CH2 लिख देंगे, उसके बाद NH2 को दोनों यहाँ पर CH2 और CH2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो। इसका जो IUPAC नेम है भाई बिल्कुल रट लो, मैं कह रहा हूँ भाई, इथेन 1,2 डाईएमीन। इथेन मतलब 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है। 1 और 2 हम लोगों ने क्यों लगाया, क्योंकि 1 पे भी और 2 पे भी दोनों जगह पर क्या प्रेजेंट है, NH2। तो यहाँ पे NH2 को क्या कहते हैं, डाईएमीन। क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे NH2 को हम लोग डाईएमीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि NH2 यहाँ पे कहीं होगा ना, NH3 है तो ये अमीन है, ये अमीन हो गया, तो 2 है तो डाईएमीन। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे IUPAC नेम इथेन 1,2 डाईएमीन। चार्ज क्या होता है इनके ऊपर, 0। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है सेकंड एग्जांपल, डाइडेंटेड और बाइडेंटेड का जो सेकंड एग्जांपल है वो है C2O4 2-। इसको हम लोग OX से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला है फोटो, आप लोग मतलब थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। इसका IUPAC नेम होता है ऑक्सीलेटर, इसका चार्ज होता है 2-2। ठीक है ना। बिल्कुल याद करने वाली बात है, चार्ज को बिल्कुल याद करना है, -2। इसी का थर्ड एग्जांपल है वो इसका NH2 CH2 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड COO-। इसको हम लोग ग्लाई भी बोल देते हैं। इसका IUPAC नेम ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ग्लाइसेनिटो, इसका चार्ज होता है -1। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है हेक्सा डेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी 6 होती है। मतलब ऐसे लिगेंड जिनके भीतर 6 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। द लिगेंड्स विच हैव 6 एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हेक्साडेंटेड लिगेंड। आप लोग डेफिनेशन नोटबुक में से भी याद कर सकते हो। इसका एग्जांपल ये एक EDTA -4। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पेपर में, वो बोल देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो दे रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के अपने टीचर के लिए दिखानी है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली आपको टीचर को बना के दिखानी है। ये जो CH2N, ठीक है, इधर ये जुड़ गए दोनों इससे। अब इसको सिंपल में बनाने का तरीका बताऊँ अगर आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, CH2
एन जोड़ दो CH2 से, एन जोड़ दिया CH2। अब दोनों एंड को एन को CH2 COO CH2 COO CH2 COO CH2 COO से जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पे थे अपन लोग, कहाँ पे थे अपन लोग, पहुंच गए यहाँ पे हेक्साडेंटल लिगेंड्स पे। उसके बाद IUPAC नेम है जो EDTA का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी आप लोगों से पेपर में बिल्कुल ही पूछी जा सकती है कि IUPAC नेम बताओ EDTA का। तो इसमें आप लोग कैसे लिखोगे IUPAC नेम EDTA का? आप लोग लिख दोगे एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटेटो, ठीक है। इसको आप लोग IUPAC नेम को बिल्कुल याद रख लो। एथाइल, ठीक है, डाईएमीन, ठीक है, टेट्रा, ठीक है, एसिटेटो। ई से एथाइल, ठीक है, ई से एथाइल, ठीक है, ई से एथिलीन हो गया, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा? डाईएमीन, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा? टेट्रा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? एसिटेटो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर जो टॉपिक आता है वो आता है इंपॉर्टेंट लिगेंड्स। ये लिगेंड्स भाई 2025 के पेपर में आएंगे, लिख के ले लो, इनमें से क्वेश्चन 2025 के पेपर में आएगा तो आएगा ही। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स के भी तो हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स और हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड में डेंटिसिटी 1 थी, बाइडेंटेड में डेंटिसिटी 2 थी और हेक्साडेंटेड में डेंटिसिटी 6 थी। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? बताते ना, हम क्यों खोल के बैठे हैं चैनल, ठीक है। तो अब इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है? व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड्स मतलब जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है। डेंटिसिटी तो 1 होती है, लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके भीतर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई एक ही एटम जो कि है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। जैसे कि यूनिडेंटेड लिगेंड्स का हम लोग 2 एग्जांपल ले सकते हैं, एक H2O और एक CN-, ठीक है। अब H2O में क्या है कि ऑक्सीजन ही एक इकलौता ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। H2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन CN- में क्या है? CN- में C भी जो कार्बन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो N है नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों में से कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए हम लोग उसे बोल देंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जिनके भीतर 2 एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम ओनली 1 एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए। ऐसे लिगेंड्स जिनके भीतर 2 एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई एक ही एटम जो कि है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। द यूनिडेंटेड लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम बट इन वन टाइम ओनली 1 डोनर एटम कैन फॉर्म बॉन्ड। ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, विच है मोर देन 1 डोनर एटम, जिनके पास 1 डोनर एटम से ज़्यादा एटम होते हैं, लेकिन एट ए वन टाइम 1 डोनर एटम कैन फॉर्म बॉन्ड। लेकिन एक ही टाइम पे सिर्फ एक डोनर एटम ही बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। किसको करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को, जैसे कि साइनेटो आयन, ये CN है, इसमें C भी डोनेट कर सकता है, N भी डोनेट कर सकता है। C डोनेट करेगा जब बॉन्ड तो हम लोग लिख देंगे उसको साइनिडो, N जब डोनेट करेगा तो उसको लिख देंगे आइसोसाइनिडो। इनको डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना ही है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है नाइट्रिक आयन। नाइट्रिक आयन में N भी डोनेट कर सकता है और O भी डोनेट कर सकता है। जब N डोनेट करेगा तो उसको लिख देंगे नाइट्रेटो N, जब O डोनेट करेगा तो उसको लिख देंगे नाइट्रेटो O। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि अभी तक मैंने क्या बताया है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट लिगेंड्स में 2 सेकंड चीज़ है, वो आती है चिलेट लिगेंड्स। इसके पेपर में आने के 90% चांस है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल रट के ले जाना पेपर से पहले, ठीक है ना। आपके मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो भी स्कूल में पेपर लगते होंगे उनमें भी ये आएगा गारंटेड, और आपके पेपर में भी आएगा 2025 बोर्ड्स में, ठीक है। 90% चांस है इसके। चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? चिलेट लिगेंड्स बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, मतलब जिनके भीतर डोनर एटम 2 होते हैं, ठीक है भाई, मान ली बात। बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? EN और OX। EN और OX आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने बाइडेंट लिगेंड में ही पढ़ा था, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, मतलब चिलेट लिगेंड्स में क्या होता है, जैसे कि अब ये CuEN2 इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू अपन लोग समझते हैं। तो Cu हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसके साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? EN। अब EN को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2 NH2 और NH2। अब ये जो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे इसके साथ, वो कुछ इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से इसके साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर बाई फॉर्मिंग बॉन्ड। मतलब कि ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स, मतलब EN बाइडेंटेड लिगेंड्स है, इसके बाद दोनों एटम जो कि हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं दोनों एटम। तो ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते समय एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना, ये पूरी की पूरी जो कि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना। तो ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? उन्हें हम लोग बोलते हैं चिलेट बॉन्ड, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अपना ये वाला पेज। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है भाई, देखो ये एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। अब इनमें आपको एक तरीके का ही लिगेंड दिख रहा है ना, इसमें CN लिगेंड है और इसमें NH3 लिगेंड है, ठीक है। अब है चाहे NH3 6 और यहाँ पे ON भी 6 है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होगा। ON6 CN 6 है, ठीक है, सेम काइंड है। CN है लेकिन H है, ठीक है, तो सेम ही है, CN के अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे NH3 है जो भी 6 है, 6 है, कुछ और प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर दो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, दो डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे NH3 भी है और Cl2 भी है, यहाँ पे NH3 भी है, H2O भी है, यानी कि दो लिगेंड्स हो गए ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे दो सेम काइंड के लिगेंड प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एक, जिसको मैं आपको फटाफट 2 मिनट के भीतर बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2025 के पेपर में आएगा भाई, लिख के ले लो, बिल्कुल 100% आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग इस कंपाउंड का कैसे फाइंड करेंगे, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल सी चीज़ करेंगे भाई। सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे भाई, बताऊँगा ना भाई, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। अब ये हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है Fe का, ठीक है। तो अब ये जो बाहर OX है, बाहर आपको OX दिख रहा है, तो OX की डेंसिटी कितनी है, इसके भीतर कितने एटम हैं जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, इसके भीतर 2 एटम है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब OX की डेंसिटी कितनी है, OX की डेंसिटी होती है 2, हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले, OX की डेंसिटी कितनी होती है 2, तो एक OX की 2 डेंसिटी, तो 3 OX की कितनी हो जाएगी 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें भी हम लोगों को Fe की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बताना है। तो एक CN की डेंसिटी कितनी होती है, CN की डेंसिटी होती है 1, ध्यान करो अच्छे से, हम लोगों ने इसे कहाँ पे पढ़ा था। CN की डेंसिटी होती है, CN की डेंसिटी देखो, ये डेंसिटी जिसकी 1 होती है मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड में CN हम लोगों ने शायद यहाँ पे इस टेबल में है नहीं है CN, इस टेबल में कहीं CN दिख रहा है क्या, हाँ CN ये रहा ना, ये CN ही तो है, साइन ही तो इसकी ये इस पे मत जाना, -1 नहीं, ये एग्जाम्पल किसका है मोनोडेंटेड का, ये एग्जाम्पल किसका है मोनोडेंटेड का। तो ये जितने भी हैं इन सब की डेंसिटी क्या होगी, ये पूरी टेबल में जितने भी कंपाउंड हैं इन सब की डेंसिटी क्या होगी 1, डेंसिटी 1, तो यहाँ पे भी इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 1, तो एक CN की 1, तो 6 CN की × 6 = 6, ठीक है ना। अब ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है PTCNH3 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो लिखते हैं होल 2 अपॉन और ये Cl2, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा PT का निकालते हैं भाई। Cl2 एक Cl का कितना होता है 1, 2 Cl का कितना हो जाएगा 2, ये भी हम लोगों ने मोनोडेंटेड में लिखवाया है, ठीक है ना, टेबल में चेक कर लेगा, Cl भी तुमको मिल जाएगा। एक Cl का 1, 2 Cl का 2, तो Cl के हो गए 2, ठीक है। एक NH3 का कितना होता है 1, 2 NH3 का कितना हो गया 2, तो 2 + 2 = 4, ठीक है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं हम लोग इसका, तो इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर EN, एक EN का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 3 EN का कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला 5, इस ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। एक NH3 का कितना होता है, एक NH3 का होता है 1, तो 4 NH3 का कितना हो जाएगा × 4, 1 × 4 यानी कि 4, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। एक EN का कितना होता है 2, तो 2 EN का कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, और एक Cl का कितना होता है 1, और 2 Cl का कितना हो जाएगा 2, तो 4 + 2 = 6, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो इसे दोबारा बता देता हूँ एक बार। एक EN का कितना होता है 2, 2 EN का कितना हो जाएगा 4, और एक Cl का कितना होता है 1, और 2 Cl का कितना हो जाएगा 2, तो 4 + 2 = 6, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है AgCN, नेक्स्ट आता है AgCN में हमको Ag का बताना है। तो एक CN का कितना होता है 1, 2 CN का कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, सिंपल। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है, सिंपली आप लोग जो मैंने मोनोडेंटेड में एग्जांपल लिखवाए हैं, बायोडेंटेड में एग्जांपल लिखा है, उनको याद कर लेना, तो फिर आप लोग यहाँ देखते ही पहचान जाओगे कि इसकी डेंसिटी कितनी है। अगर मुझे तो याद है, तो मोनोडेंटेड होता है CN, तो मोनोडेंटेड क्या होते हैं जिनकी डेंसिटी 1 होती है, तो एक CN का 1, तो 2 CN का 2 = 2, ठीक है। अब यहाँ पे 8 एंड लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का वो ये है K3, तो इसमें क्या है Fe का निकालना है हमको। तो एक CN की कितनी डेंसिटी होती है 1, तो 6 CN की कितनी हो जाएगी 6, तो ये सिंपल सी आज की क्लास है भाई। अब जिसको सी को समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। आई होप भाई मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत मेहनत करके आप लोगों को बताया, आई होप कि सबको जहाँ तक है समझ में आया ही होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और भाई इसको घर पर बैठ के एक बार जरूर से आज के जितने भी टॉपिक है भाई हाथ जोड़ के विनती है उनको याद कर लेना, तभी आप लोगों के आगे चैप्टर जो कि वो समझ में आएगा। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के भीतर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, फिजिक्स की एक और क्लास आने वाली है इसी चैनल के भीतर कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो उसको भी देख लेना।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।